नाज़रीन, पाकिस्तान ने आलमी सियासत का रुख मोड़ दिया है। वो दो ताकतें जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ बारूद बरसा रही थी, आज पाकिस्तान की काविशों से इस्लामाबाद मेमोरेंडम के एक ही कागज पर यकजा हो चुकी हैं। वाशिंगटन से तेहरान तक और वर्साई से ब्रसल्स तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है पाकिस्तान। पूरी दुनिया का पाकिस्तान की तारीफ करना, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दस्तखत से पहले शुक्रिया पाकिस्तान कहना, इस बात की गवाही है कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने किस महारत से इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 14 निकात पर मुश्तमिल ये तारीखी दस्तावेज अब बाकायदा नाफिज हो चुकी है। आबने हुर्मुज़ खुल चुकी है और अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म हो रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसे तेहरान के वक़ार और आज़ादी की अलामत करार दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान का रवैया तामीरी रहा तो $300 अरब का फंड इसका मुंतज़िर है। लेकिन ये सिर्फ आगाज है, असल इम्तिहान का मैदान अब इससे आगे है। 60 रोज की इस डेडलाइन में ईरान पर से पाबंदियां उठाने के कानूनी पहलुओं, मुंजमद असासों की वापसी और सबसे बढ़कर जोहरी मवाद को तलफ करने जैसे बारीक और पेचीदा मामला तय होना अभी बाकी है। बिल्कुल, आज इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मुल्क के नामवर तजियाकार मौजूद हैं, जिनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब ने। आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने टाइम निकाला। वकार साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं, इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर वर्चुअल दस्तखत हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अब कल स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे, उनका दौरा मनसूख हो चुका है। दौरा मनसूखी की आपको क्या वजूहात लगती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों मनसूख हुआ ये दौरा और आगे का लाइहा अमल क्या हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। एक तो जो मेरी असेसमेंट है कि जो क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल आई थिंक दौरा था या मीटिंग थी और रखी गई थी, लेकिन इसके अंदर जब वर्चुअल दस्तखत हुए तो इसकी एक तो जरूरत नहीं है। दूसरा, काफी सारी चीजें आई थिंक कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं क्योंकि देयर वर रिपोर्ट्स के ये मीट जो सबटाज की जा सकती है बाय मोसाद, और उसमें चांसेस है खुदा ना खास्ता स्पेशली ईरानी डेलीगेशन है उसके साथ ऐसी शरारत ना हो जाए कि सारी चीज जो है या सारी एफर्ट जो खाक में मिल जाए। तो मेरे ख्याल में जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यूएस, ईरान एंड पाकिस्तान, एक हद तक एक कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर दिखा। ये चीजें बाद में पता चलेंगी। मेनली आपने देखा है कि अभी जो मुबारकबादें आ रही हैं लेट्स से प्रेसिडेंट पुतिन है या चाइना की तरफ से, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो सेरेमनी होगी दैट हैज बीन डन, और वो भी शायद वेडनेसडे को आपने देखा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आई है जिससे हमने काउंटर साइन किए हैं, विच इज लॉट ऑफ आई थिंक आई वुड से मैटर ऑफ ऑनर फॉर पाकिस्तान कि दो बड़ी लेट्स से पावर जो लड़ी दरमियान पाकिस्तान एज अ गारंटर और उसको काउंटर साइन कर रहे थे। दिस इज नेवर हैपेंड। तो आई थिंक मेनली यू हैव टू सी के जो नीड है वो क्या है, और दूसरा ये है कि इसके आगे असरात क्या होंगे। आई वुड से कि इसका बहुत बड़ा रीजनल इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया। एवरीबॉडी वांटेड पीस और पाकिस्तान ने इस चीज को करके दिखाया, स्पेशली पोलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप से। और फिर जो स्टेबिलिटी आई है उसकी वजह से आपने देखा है चाहे गैस प्राइसेस है, ऑयल की है, स्टॉक मार्केट है, इवन भारत में जितना क्रिटिकल रहा है एक्चुअली दे आर एंजॉइंग इट। फिर जो गल्फ अक्रॉस है, गल्फ को ब्रिज किया है पाकिस्तान ने, यानी गल्फ के अक्रॉस ईरान और जो अरब ब्रदर्स हैं, खुदा न खास्ता एक बड़ी सिकेरियन वॉर हो सकती थी, उससे बचाया है। तो ये आई थिंक जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। बाकी मेरे ख्याल में देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कह दें, इसकी जो मेथोडोलॉजी थी साइनिंग की, इसका जो तरीक़ेकार था बड़ा अनयूजुअल आई थिंक किया गया। आई थिंक एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि ये ऑलरेडी हो चुका है। सही। साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जमील साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं और सवाल यही है कि वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से अपना दौरा मनसूख किया है, इसकी क्या आप समझते हैं वजूहत हो सकती हैं? एक तो ये कि तमाम जो सिग्नेचर थे, तमाम फ़रीक़ैन उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन आप क्या समझते हैं इसकी कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं? जैसे कि अभी वकार साहब ने बताया कि मोसाद के हवाले से भी कुछ शरारत हो सकती थी, सारे अमन अमल को सबूताश किया जा सकता था। तो आपकी क्या राय है? और आने वाले दिनों में अब मुश्किलें और मराहिल जो है वो मुश्किल होते चले जाएंगे, तो कैसे मामला तब आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, आने वाले मामलात में थोड़ी सी रोशनी डाल दी जाएगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी मामूली सी बात है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था, और इसलिए नहीं जाना चाहिए था इस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जाएं जब उसका इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हवाले से कोई लॉजिक बनती हो, कोई मंतक बनती हो। अगर सदर नहीं जा रहे हैं ईरान के, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे हैं उधर सरबराहान, तो प्राइम मिनिस्टर का जाना वहां बनता नहीं है। और इसी वजह से पहले इंडिया ये दिया गया था,
पहले इंदिया ये दिया गया था कि शायद शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ जाए वहाँ, और सदर पेजेश्कियान साहब का तो काफ़ी इशारा मिल गया था। तो जब वो बात कंफर्म हो गई, और फिर उसका दूसरा पहलू इसका ये है कि मकसद तो हल हो गया, दस्तखत हो गए, एक्सचेंज हो गए डॉक्यूमेंट्स, एमओयू साइन हो गया। एमओयू पे फैसिलिटेटर और गारंटर जो पाकिस्तान है उसने साइन कर दिया, उसके प्राइम मिनिस्टर ने। तो मकसद उसका हल हो गया। अब जो बाकी उसमें दिए हुए हैं लवाजमात पूरे के पूरे एमओयू में 14 पॉइंट्स में, उसमें कल से काम शुरू हो रहा है। यानी कल से उस पे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के बारे में जो टीमें हैं, जिस ओहदे और जिस लेवल के पॉलिटिकल लोगों को जाना चाहिए वो जा रहे हैं, और वो जाके वहां करेंगे उसको काम काम को। हमें तो आपने खुद इस पर अपने बयानी में बताया, यकीनन ये एक बड़ी नवीद की बात है कौम के लिए, मुल्क के लिए, रीजन के लिए, कि पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत किए हैं। इससे पहले देखें, ऐसा बहुत कम आपको सुनने में आया होगा, और इतने बड़े कॉम्प्लेक्स, इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामले का, दुनिया का इसके इस दौर का सबसे अहम और सबसे पेचीदा मसला, और उस पे पाकिस्तान 109 दिन मुसलसल मुतवातिर उसने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल के साथ मेहनत और कोशिशें जारी बिल्कुल रखी। ऐसे ही है। उसमें जाहिर है अस्करी अस्करी और मदनी, यानी अस्करी और सिविल क़यादत, और उनकी जो डिप्लोमेसी है, ट्रेडिशनल और मिलिट्री डिप्लोमेसी का संगम, जिसकी वजह से आज दुनिया सुख का सांस ले रही है। इससे पहले 2002 में फैसिलिटेटर बड़ा मामला छोटा सा था, वो उस पे नॉर्वे ने साइन किया था श्रीलंका में जब सीज फायर हुआ था। कैंप डेविड में यूएस के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने गारंटर के तौर पर साइन किया था जब इजिप्ट इजराइल का इसी किस्म का एक एग्रीमेंट हुआ था 1978 में। जमील साहब, आपने बड़ा 1993 अच्छा माजी का हवाला देते हुए, तारीख का हवाला देते हुए आपने कहा, और यही वजह है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ जाता है कि पाकिस्तान अब कोई मसला क्रिएट करने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि उसको अब सोल्यूशन प्रोवाइडर भी अब कहा जा रहा है, और दुनिया उसको देख रही है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कमर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि हम लोग वजूहात के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह से जमील साहब ने कहा कि सदर पेजेश्कियान जो है वो भी नहीं जा रहे, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी नहीं जा रहे, तो जो मेन मकसद था वो तो हो चुका, वो तो हासिल हो चुका है। वर्चुअल दस्तखत थे वो हो चुके हैं, कल से इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले पर 4 वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे जो बात को आगे बढ़ाएंगे और तकनीकी मामला जो हैं उनको तय करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट कीजिए, ये जो वर्किंग ग्रुप्स हैं ये किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से मामला को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे मोजेस पेनलिन फरमा रहे थे, अगर आप सिर्फ तीसरा पेज देखें इस एमओयू का, जो मेरा ख्याल है ईरानी सदर और बाकी भी लोग शेयर कर रहे हैं, जिस पे एक तरफ अमेरिकी सदर और ईरानी सदर और नीचे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सिग्नेचर हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पे अमेरिकी और ईरानी सदर के नीचे लिखा हो कि ये विटनेस जो था वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की ये कामयाबी है और इज्जत का मुकाम है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं, दैट इज टेक्निकलिटीज हैं सारी की सारी। अब देखें, ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। अगर फॉर एग्जांपल चीज़ें डिस्कस होनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के हवाले से, तो वहाँ पे जारी बात है, ईरान कहता है कि भाई यहाँ पे तो माइंस लगी हुई हैं, तो माइन स्वीपर्स चाहिए। दूसरी बात यह है कि ईरान और ओमान यहाँ पे मिल के काम करेंगे। तीसरी बात है रीजनल प्लेयर्स को क्या स्पेस मिलनी है। अमेरिका वहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिकन फोर्सेस अभी वहाँ से जा नहीं रही, वो ईरान के बिहेवियर को भी देखना चाहते हैं कि क्या दैट इज़ एज पर एमओयू और नॉट। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा जारी बात है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ के हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है। अब ये जो टेक्निकल लेवल टॉक्स होती हैं, जैसे मैंने आपको ये कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, अब अगर न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज पे आ जाए तो वहाँ पे आपने देखना है कि वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं।
कि उसकी वेरिफिकेशन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है, आईए की इन्वॉल्वमेंट होनी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट होनी है, उनके लोगों का वहाँ पे आना है। क्योंकि देखिए अमेरिका को तो एक ही चीज़ चाहिए थी, वो कहते हैं हमें तो न्यूक्लियर के हवाले से क्लैरिटी चाहिए, और ट्रंप साहब इस वक्त अमेरिका को यही चीज़ बेच रहे हैं कि भाई देखें ये मैंने न्यूक्लियर हमेशा हमेशा के लिए उनका ख़त्म कर दिया है, उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बाकी नहीं है, लेकिन एक्चुअल तो न्यूक्लियर के हवाले से है। तो जी वो उसके हवाले से सारी बात है, टेक्निकलिटीज टेक्निकल लेवल पे जो होनी है। तीसरी अहम बात है पैसों की बात, ईरान को पैसे, क्योंकि अगले दिन अगर आपने सुना हो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट है, यानी कि उनका मौकफ ये था कि भाई जैसे जैसे ईरान हमारे साथ कोऑपरेट करता जाएगा, हम ईरान को वो पैसे भी पहुंचते जाएंगे और वो चीज़ें भी होती जाएंगी। जैसे कि अभी बहुत सारे पैसों की ईयर मार्क किया गया ईरान के लिए, फॉर एग्जांपल जिसमें उन्होंने कहा जी कि अरब ममालिक जो हैं वो एक कोलिशन होगा, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबा टाइम है, बिल्कुल। लंबे अरसे के लिए चीज़ें होनी है। फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिकन कंपनीज ईरान के अंदर बैठी हों, क्योंकि अमेरिकी सदर देखिए टेक्निकली वो तो आए थे इजराइल के साथ एनर्जी डोमिनेंस के लिए, और नेतन्याहू आया था कि मैं ईरान को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना के रखूं, आयतुल्लाह को असैसिनेट किया, और वो आया था कि जी मेरे लिए थ्रेट ना रहे। वो बेसिकली थ्रेट नहीं चाहता था, वो इसको हमेशा थ्रेट रखना चाहता था, और वो कामयाब होकर चला गया, और अभी वो मुंह बना के बैठा हुआ है। लेकिन ट्रम्प साहब जो थे वो एनर्जी के मामलात में आए थे, और अब वो समझते हैं अगर उस तरह नहीं है तो हम ईरान के साथ कारोबार करते हैं, इंगेज करते हैं, ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म करो, ईरान क्या हमने मिलिटरली कमजोर कर दिया है, तो अब इसको मेन स्ट्रीम कर दो, जैसे इसराइल को मेन स्ट्रीम किया गया था इस खत्ते के अंदर आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन उसने अपनी हठधर्मी की वजह से, अब देखें अब तो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि अमेरिकी सदर तो बड़े सख्त नाराज हैं नेतन्याहू से, और अभी ईरान को हो सकता है मिडल ईस्ट में मेन स्ट्रीम कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी अमेरिका चाहेगा कि हम हासिल करें। मैं अभी कल देख रहा था कि जो रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अमेरिका के अंदर हैं, अमेरिका उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर रहा है। अगर एक विंड प्रोजेक्ट को $800 मिलियन दे रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए, इसलिए वो एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो एनर्जी के लिए उनको जहाँ जहाँ रिसोर्सेज मौजूद हैं वो उनको चाहिए होंगे, और वो ईरान के पास मौजूद है, तो वेनेजुएला की एनर्जी मिल गई, ईरान के साथ वो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट कर लें जहां पे ईरान को भी एडवांटेज हो। देखिए ये बहुत बड़ा एक विंडो खोली है जी अमेरिकी सदर ने, उनका बॉक्स सोचा, और मैं समझता हूँ बिल्कुल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहुत कमाल के ये चीजें जो है वो ड्राफ्ट की हैं, और बिल्कुल। अब तक बात है टेक्निकल लेवल पे चीजें, वो न्यूक्लियर हो, फाइनेंस के रिलेटेड मामलात हो, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ सी, ये सारी चीजें इन चीजों में डिस्कस होंगी। बिल्कुल ऐसी ही है।